मेरे घर में सिर्फ मेरी माँ ही थी जिसे मैं सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता था। हम माँ बेटे का रिश्ता ऐसा था कि लोग हमारे रिश्ते की मिसालें देते थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि हमारे इस रिश्ते में अचानक से जब कोई तीसरा आएगा तो हमारा रिश्ता बुरी तरह से ख़राब होगा। बल्कि वो तीसरा इंसान कोई और नहीं, मेरी होने वाली पत्नी थी। वो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती थी। वहीं से वो मुझे अच्छी लगने लगी और फिर जब कॉलेज ख़त्म हुआ तो मेरी नौकरी लग गई। तो मैंने माँ से कहा कि उसके घर रिश्ता लेकर जाए, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। उसका नाम माही था। मैं बहुत खुश था कि वक्त पे ही मैंने सब कुछ कर लिया, यानी कि मैंने अपनी पढ़ाई ख़त्म कर ली, मेरी नौकरी भी लग गई और अब अपनी पसंद की लड़की के घर रिश्ता भेज रहा था। जब माँ से कहा कि रिश्ता ले जाए तो उन्होंने कहा कि बेटा, मैंने तो तुम्हारे लिए अपनी बहन की बेटी पूजा को पसंद कर रखा है। मुझे पूजा बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। वो एक नॉर्मल सी लड़की, उसने बस हाई स्कूल किया हुआ था। वो घर में बच्चों को पढ़ाती थी, खाना अच्छा बनाती थी, घर अच्छा संभालती थी। माँ को वो अच्छी लगी होगी क्योंकि माँ को अपनी बहू में यही सारी खूबियाँ चाहिए। लेकिन मुझे सिर्फ ऐसी औरत नहीं चाहिए थी जो घर संभालने में अपनी पत्नी के साथ मिलकर अपने भविष्य को बनाना चाहता था। मैं चाहता था कि हम दोनों मिलकर काम करें और हम दोनों मिलकर अपनी ज़िंदगी को आगे लेकर जाए। ऐसी औरत नहीं चाहिए थी जो सिर्फ घर को ही संभाल सके। इसलिए मैंने माँ से बड़े ही प्यार और इज्जत से कहा कि माँ, मुझे पूजा बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। इसमें मुझे अपनी होने वाली पत्नी दिखाई नहीं देती। आप माही के घर रिश्ता ले जाए, मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। माँ को ये बात बुरी लगी, लेकिन वो तो माँ थी। उसने कहा कि जो तेरी खुशी है बेटा, वही मेरी खुशी है। तू फिक्र नहीं कर, हम जल्द ही वहाँ रिश्ता लेकर जाएंगे। कहते हैं कि कुछ लोग अपनी शक्ल से ही पहचाने जाते हैं। जैसी इंसान की नीयत होती है, हरकतें होती हैं, वैसे ही उसकी शक्ल होती है। कभी कभी हम किसी को देखते ही कह देते हैं कि ये बहुत चालाक लग रहा है, जबकि हम उसको पहली बार मिल रहे होते हैं। शायद हमारी नीयत हमारे चेहरे पर नज़र आ जाती है। कुछ लोग शक्ल से बहुत मासूम लगते हैं और वाकई वो मासूम होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो शक्ल से तो मासूम लगते हैं लेकिन मासूम होते नहीं। माँ ने जब माही को देखा तो वो पहली नज़र में ही समझ गई थी कि ये आम लड़की नहीं है, ये एक ज़िद्दी लड़की है। वो जब पास आकर बैठी तो उसकी माँ से एक गलती हो गई। उन्होंने उसके दुपट्टे पे गलती से पाँव रख दिया तो उसका दुपट्टा उतर गया और थोड़ा सा फट भी गया। उसने अपनी माँ से कहा कि मम्मी, देखकर तो चला करे, क्या हो गया है आपको। वो अचानक गुस्से से बोली। मैंने उसकी तरफ देखा, मेरा मतलब था कि रिलैक्स हो जाओ। वो चुप हो गई क्योंकि हम दोनों तो पहले से ही एक दूसरे को जानते थे। मेरी माँ ने शायद उसकी इसी बात की वजह से उसे जज कर लिया और वापस आकर कहा कि मैं उसके साथ तेरी शादी नहीं करवाना चाहती। जो लड़की सबके सामने अपनी माँ से ऊंची आवाज़ में बोल सकती है, वो कल को तेरे साथ क्या करेगी और मेरे साथ क्या करेगी। लेकिन अब मुझे गुस्सा आ गया क्योंकि बात मेरी होने वाली पत्नी की थी और इंसान का हमसफ़र उसकी दुखती रग होती है और मैं तो उसको कब से अपनी हमसफ़र मान चुका था। मैं उसी से शादी करना चाहता था। मैंने माँ को कहा कि माँ, आप भी औरों की माँओं की तरह सोच रही हैं कि चालाक लड़की लेकर आऊँगी तो बेटे को अपने साथ अलग रख लेगी। माँ, क्या हो गया है आपको? मैं तो उसी से शादी करना चाहता हूँ। मेरी माँ ने कहा कि तेरी कसम है कि मैंने एक पल को भी ऐसा नहीं सोचा और बात सिर्फ मेरी अपनी नहीं है, बात तेरी है। वो कल को तुझे जलील करेगी, तंग करेगी, फिर तुझे टेंशन में देखकर मुझे परेशानी तो होगी ना। मैंने कहा कि माँ, यूँ किसी को पहले से जज नहीं करना चाहिए। हमें क्या पता कौन कैसा है। आप बस मेरा उधर ही रिश्ता करवा दे। उन लोगों को कोई परेशानी नहीं है। एक आपकी हाँ का सवाल है, बस आप हाँ कर दे। मेरी माँ चुप हो गई। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा कि ठीक है, अगर तू यही चाहता है तो मैं तेरी शादी वहीं पे करवा दूंगी। लेकिन मैं तुझे पहले बता रही हूँ, वो लड़की तेरे लिए ठीक नहीं है। तुझे उससे अच्छी लड़की मिल जाएगी। मुझे पता था कि माँ मेरी शादी पूजा से करवाना चाहती थी, इसलिए अब माही से मेरा दिल ख़राब करवा रही थी। मैं चुप हो गया। मैंने वही वाली पॉलिसी अपनाई कि बस एक कान से बात सुनी और दूसरे कान से निकाल दी कि जब तक शादी नहीं हो जाती मुझे मेरी माँ के साथ इसी तरह से चुप रहना था। उनकी हाँ में हाँ मिलानी थी और जो कह रही थी मैं मानता जा रहा था क्योंकि उन्होंने मेरी बात मान ली थी कि लड़की मेरी पसंद की थी और बाकी सारी बातें मैं उनकी मान लेता तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
मेरी शादी हो गई और मेरी पत्नी मेरे घर में आ गई। मैं बहुत ज़्यादा खुश था। मेरे बाबा दूसरे शहर में रहते थे। वो मेरी शादी में नहीं आ सके, लेकिन उन्होंने वहाँ से अपनी दुआएं भेजी और मुझे वीडियो कॉल भी की। उन्होंने कहा कि बस मेरा 1 साल बाकी है, उसके बाद मैं आ जाऊँगा। मैंने कहा कि अच्छी बात है, क्योंकि अब मैं अपनी पत्नी के साथ में बिज़ी रहने वाला था। तो मेरी माँ को अकेलापन तो महसूस होना ही था, लेकिन 1 साल का वक्त था, उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता। माही ने पहले दिन ही घर में तमाशा डाल दिया। मुझे इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं थी। सुबह हुई तो उसने कहा कि ये क्या नाश्ता बना कर रखा है, मैं ऐसा नाश्ता नहीं खाती। अगर मैं ऐसे नाश्ते खाने लगी तो मैं मोटी बन जाऊंगी। मेरे लिए कोई हल्का फुल्का नाश्ता ला दो। मैं जाकर उसके लिए ब्रेड जैम ले आया और मैंने उसे प्यार से एक बात समझाई। मैंने कहा कि देखो, मेरी बात सुनो। 2 तरीके होते हैं, एक ये कि खाना बना है उसको खा लीजिए, और दूसरा ये कि खाना पड़ा है इसको ठूस लो। तुम पहली बात ऐसे करती हो जैसे आखिरी बात कर रही हो। ज़रा प्यार से बोला करो। तुम आराम से कहोगी तब भी मैं तुम्हारी बात मान लूँगा। मैंने उसे बहुत प्यार से समझाया था। मर्द का यही तरीका होता है कि वो पहली बात औरत को प्यार से समझाया करे, और अगर औरत अकल और समझ वाली हो तो वो समझ जाती है। अगर छोटे दिमाग वाली हो तो वो इस बात को नहीं समझती है। मैंने उसे आराम से मिसाल देकर समझाया, लेकिन उसके साथ मेरा झगड़ा हो गया। अब मेरा भी मूड ख़राब हो गया। मुझे तो मेरी माँ की बातें पहले दिन ही सच लगने लगी थी, लेकिन शाम हुई तो मेरी पत्नी ने मुझे खुद ही मना लिया और मेरे साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारा। हम लोग अपनी शादी के शुरू के दिनों को बहुत इंजॉय कर रहे थे। वक्त इसी तरह गुजर रहा था जब एक दिन मेरी पत्नी ने कहा कि इस घर को छोड़ देते हैं, ये घर पुराना हो गया है। घर तो ये वाकई पुराना था, लेकिन बहुत मजबूत था। उस ज़माने का घर बना हुआ था जब बहुत मजबूती से घरों को बनाया जाता था। ये घर मेरे बाबा ने ख़रीदा था। उसने कहा कि मुझे इस तरह के घर में नहीं रहना। उसने मेरे दिमाग में ये बात डाल दी कि हमें घर बदल लेना चाहिए। मैंने अपनी माँ से बात की तो उन्होंने कहा कि बेटा, ये घर बहुत अच्छा है, मजबूत है, इसमें तो 200-300 साल तक भी हम रह लेंगे, तो ये कभी टूटेगा नहीं, ये तुम्हारे दादा ने बनाया था। मैंने कहा कि माँ, घर पुराना भी तो हो गया है और आजकल कौन ऐसे घरों में रहता है। बस मैं कोई घर देख लेता हूँ और इस घर को बेचने के बारे में सोचता हूँ। मैंने अपने बाबा से बात कर ली। उन्होंने कहा कि बेटा, हमारे पास सब कुछ तुम्हारा ही है, लेकिन तुम्हारी माँ की इस घर के साथ यादें जुड़ी हुई हैं, थोड़ा इस बारे में सोचो। मैंने कहा कि बाबा, नया घर होगा तो नए घर में नई यादें जुड़ जाएंगी। मेरे बाबा ने मुझे इजाज़त दे दी। मेरी माँ ने मुझे रोका, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी, और जो घर मैंने पसंद किया था और जो मेरी पत्नी को भी पसंद आ गया था, वो घर बहुत ज़्यादा महंगा था। बात ऐसे बन गई थी कि हमें साथ ही ये घर भी देना पड़ता और साथ में काफ़ी पैसे भी देने थे। मैंने फ़िलहाल पुराना घर बेचकर वो नया घर ख़रीद लिया और कहा कि बाकी पैसे बाद में दे देंगे। और हमने उनसे 3 महीने का वक्त मांगा। पैसे बहुत ज़्यादा थे, पर मुझे भरोसा था कि मुझे मेरे ऑफिस से कर्ज मिल जाएगा। नए घर में आकर मेरी पत्नी बहुत खुश थी और मेरी माँ हमेशा पुरानी घर की बातें करती रहती थी। उनको वो घर बहुत याद आता था, क्योंकि वो उसी घर में रुखसत होकर आई थी। मैं भी उसी घर में पैदा हुआ था। मेरी एक बहन उसी घर में मरी थी। वहाँ उनकी ज़िंदगी की अच्छी बुरी सारी यादें बसी हुई थी। अभी जब हमें कुछ महीने बाद ये पता चला कि उस घर को तोड़कर वहाँ पर फैक्ट्री बनाई जा रही है, तो मेरी माँ को बहुत दुख हुआ, क्योंकि वो घर फैक्ट्री वालों ने ख़रीदा था। उसने कहा था कि बहुत बड़ी जगह है, मैं यहाँ पर गोली टॉफ़ियों की फैक्ट्री बनाऊँगा। माँ ने सोचा था कि कभी भूले भटके घर को देखने चले जाएंगे, लेकिन अब तो उन्होंने पूरा घर ही तोड़ कर रख देना था और नए तरीके से फैक्ट्री बन जानी थी। पहले मैंने ही अपनी पसंद की शादी कर ली, फिर मैंने अपनी पत्नी के कहने पर घर बेच दिया और अब नए घर में नए तौर तरीके आ रहे थे। मेरी पत्नी ने घर में सब कुछ बदल दिया था। जो घी हम खाते थे, अब वो कह रही थी कि इसकी जगह ऑयल खाएंगे। जिस चक्की का आटा खाते थे, वो छोड़ के बाज़ारी आटा खाने लगे। घर में जो चीज़ जिस तरह से बनती थी, वो सब कुछ उसने बदल दिया। मेरी माँ को ये बदलाव अच्छा नहीं लग रहा था। वो आजकल बीमार रहने लगी थी, लेकिन मैं उसकी ज़्यादा देखभाल नहीं कर पाता था, क्योंकि मुझे अभी भी बहुत सारे पैसे देने थे। नहीं तो 3 महीने बाद ये घर हमसे वापस भी लिया जा सकता था। मैं अपनी मुसीबतों में फंसा हुआ था। उधर माँ बीमार थी और पत्नी की ख्वाहिश ख़त्म नहीं हो रही थी। मैं इतने सारे पैसे कहाँ से दूंगा? तो मेरी पत्नी ने कहा कि तुम्हारे बाबा वापस आ रहे हैं ना, उनसे कहना कि वो पैसे दे दे।
जब इतने साल शहर से रहकर आए हैं तो खाली हाथ तो नहीं आएंगे। उनके पास बहुत सारे पैसे होंगे। मैंने कहा कि हाँ, ये बात तो ठीक है, मैं आज ही उनसे बात करता हूँ। मैंने बाबा से बात कर ली। बाबा ने कहा कि सारे तो नहीं हैं, लेकिन आधे बाकी है मेरे पास, यानी कि 40 लाख रुपए। अगर तुम कहते हो तो मैं तुम्हें भेज देता हूँ। लेकिन बेटा, मेरे पास सिर्फ यही है, क्योंकि मैंने भी अपनी बहन भाइयों की शादियाँ की हैं। तुम्हारी पढ़ाई में बहुत से पैसे लगाए, घर को भी चलाया, मैं ज़्यादा पैसे नहीं बचा पाया। और या तो यूँ समझो कि अगर मैं 20 साल से वहाँ रह रहा हूँ तो 20 साल से थोड़ी ना पैसे जमा कर रहा हूँगा। वक्त के साथ पैसे कहाँ बचते हैं। मैंने कहा कि बाबा, आप ये पैसे भेज दें, मुझे इनकी ज़रूरत है। उन्होंने वो पैसे मुझे भेज दिए और मैंने मकान वाले को देकर उससे 2 महीने का टाइम और मांग लिया। मेरी थोड़ी सी टेंशन ख़त्म हो गई। लेकिन मेरी माँ ने मुझे कहा कि बेटा, तुझे अपने बाप से पैसे नहीं लेने चाहिए थे। सारी ज़िंदगी उसने तेरे लिए सब कुछ किया है, अब तुझे खुद ही सब करना चाहिए था। मैंने कहा कि बेटा, बाप से पैसे नहीं लेगा तो और किससे लेगा। माँ ने कहा कि जो तेरी मर्ज़ी। मैंने कहा माँ, मैंने आज तक आप लोगों के सामने कभी कोई गलती नहीं की और ऊँची आवाज़ में बात नहीं की। आपको मुझसे शिकायत नहीं होनी चाहिए। मेरी माँ चुप हो गई। उसने कहा कि तू ठीक कह रहा है, लेकिन एक आखिरी ख्वाहिश है, उसके ऊपर थोड़ा सोच। मैंने कहा कि कौन सी ख्वाहिश है। तो कहने लगी कि मैं तेरी औलाद की शक्ल देखना चाहती हूँ। आजकल बीमार थी इसलिए जज्बाती हो रही थी, जबकि कौन सा उन्हें अभी इस दुनिया से चले जाना था। मैंने कहा कि ये तो मेरी भी ख्वाहिश है, आप फिक्र नहीं करें, जल्दी आपको खुशखबरी सुना देंगे। मेरी माँ खुश हो गई। जब मैंने अपनी पत्नी से बात की तो उसने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि मैं तो अभी माँ नहीं बनना चाहती। मुझे उसका यूँ साफ मना करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मैं खुद भी औलाद चाहता था। मैं चुप हो गया। मैंने कहा कि उसके साथ ज़्यादा झगड़ा करूँगा तो ये ज़िद करेगी, ऊपर वाला खुद ही औलाद दे देगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन हमारी शादी को काफ़ी वक्त हुआ जा रहा था, लेकिन औलाद नहीं हो रही थी। मैंने एक दिन अपनी पत्नी से कहा कि डॉक्टर के पास चलते हैं। तो उसने कहा कि क्या मैं माँ नहीं बन सकती? क्या तुम मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हो? मैंने कहा कि नहीं, पता करते हैं, हो सकता है कोई बीमारी हो। तो कहने लगी कि बस फिर मुझे नहीं जाना डॉक्टर के पास। मैंने कहा कि ठीक है। मेरी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी। बाबा वापस आ गए। बाबा को आना तो बाद में था, लेकिन माँ की बीमारी का सुनकर जल्दी वापस आ गए। बाबा माँ के पास तो रहते थे, लेकिन माँ की तबीयत फिर भी ठीक नहीं हो रही थी। उधर मेरी औलाद नहीं हो रही थी। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे बाबा अचानक ही इस दुनिया से चले गए। मैंने बहुत से लोगों की कहानी सुनी थी कि सारी ज़िंदगी बाहर रहकर आते हैं और वापस आते ही उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। मेरे बाबा के साथ भी यही सब हुआ था। पता नहीं चला कि क्या हुआ, लेकिन जब डॉक्टर ने चेकअप किया तो उन्होंने कहा कि उनका दिल ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा हो गया था, इसलिए उनकी मौत अचानक से हो गई। माँ बहुत दुख में थी और मैं भी। बाबा इस दुनिया से जा चुके थे और साथ ही मुझे ये भी पता चला कि मकान मालिक ने बाकी पैसे लेने को कहा है। वो कहता है कि बस मेरे पैसे मुझे दे दो, कि मैं शहर जा रहा हूँ और मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैंने उसे कहा कि अभी अभी मेरे बाबा मरे हैं। उसने कहा कि पैसों से आपके बाबा की मौत होने का क्या ताल्लुक, वो तो चले गए। आपने मेरे साथ एग्रीमेंट किया है, अभी आपने मुझे 40 लाख रुपए देने हैं। मेरे पास 40 लाख तो क्या, उस वक्त मेरे पास 2 लाख भी नहीं थे। पत्नी से कहा कि अपना जेवर दे दे, बाद में नया बनवा दूंगा। उसका जेवर 20 लाख का था और हमने भी बनाया था। उसमें से कुछ जेवर मेरी माँ का भी था, पर उसने कहा कि वो तो एक अंगूठी तक भी नहीं देगी, ये तो उसका हक है। मेरा उसके साथ झगड़ा हो गया। मैंने कहा कि मेरी मुसीबत में तुम मेरा साथ नहीं दोगी तो कौन देगा। उसने कहा कि मैं अपना जेवर देकर तुम्हारा साथ नहीं दे सकती, क्योंकि एक बार अगर जेवर बिक जाते हैं तो दोबारा कभी नहीं बनते। मैं परेशान हो गया और जाकर माँ के पास बैठ गया। मेरी माँ ने कहा कि क्यों परेशान है बेटा। मैंने कहा कि माँ, 2 दिन बाद उसको पैसे देने हैं। 1 महीना तो ऐसे ही गुजर गया, पता भी नहीं चला। मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। मेरी माँ के कानों में और हाथों में सोने के कंगन और बाली थी। उन्होंने कहा कि ये ले ले, तेरे काम आएंगे। मैंने कहा कि माँ, इसमें काम नहीं बनेगा। मेरी माँ ने कहा कि बेटा, मैंने तुझे मना किया था कि इस औरत से शादी ना कर, इसने तुझे इतनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया। हम उसी घर में बैठे रहते तो हमारा क्या जा रहा था। मैंने कहा कि माँ, आप अपनी नफ़रत ना निकाले और बहू को
और बहू तो सास को हमेशा बुरी ही लगती है। वो घर कौन सा इतना अच्छा था। मेरी माँ ने कहा, बेटा तू बहुत अच्छा है, तूने कभी हमारे साथ बुरा नहीं किया, लेकिन बुरा न करने के अलावा तूने जो फैसले किए हैं ना, उन फैसलों में हमें कहीं का नहीं छोड़ा। मैं अपने उसी घर में मरना चाहती थी, लेकिन तेरी पत्नी ने पूरी ज़िंदगी को अजाब कर दिया, और मेरे बाद तेरी बारी होगी, वो तुझे भी चैन नहीं लेने देगी। मैंने पहले दिन ही कहा था कि ये तेरे लिए ठीक नहीं है। मैंने माँ को कहा, मैं आपके पास आकर क्या बैठ गया, आपने तो मेरा बचा कुचा दिमाग भी खाना शुरू कर दिया है। मैं वहाँ से चला गया, लेकिन वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि सुबह तक मेरी माँ इस दुनिया से जा चुकी थी। वो काफ़ी महीनों से बीमार थी, और फिर बाबा के जाने के दुख को उन्होंने अपने दिल पे ले लिया था। मुझे बहुत अफसोस हुआ कि मैंने आखिरी वक्त में भी अपनी माँ के साथ बदतमीज़ी की। मेरा मकान मालिक के साथ झगड़ा हो गया। 1-2 महीने के बाद उसने हमसे वो घर ले लिया, और हम किराए के घर में रहने लगे, और मेरा काम भी अच्छा नहीं चल रहा था। हम लोग किराए के घर में आ गए थे। जो पैसे हमें वापस मिले थे, वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो रहे थे, क्योंकि हमने घर के कुछ पैसे तो दिए हुए थे। झगड़ा हुआ था तो वो पैसे हमें वापस दे दिए गए थे। अब वो पैसे खर्च हो रहे थे। मेरी पत्नी का हाथ नहीं रुक रहा था, और रोज़ शॉपिंग करती थी। उसने पता नहीं कितने लाख रुपए ख़त्म कर दिए थे। और फिर एक दिन मुझे उसके पर्स में से एक ऐसी चीज़ मिली जिसको देखकर मुझे अंदाज़ा हो गया कि मेरी माँ ने ठीक कहा था कि औरत मुझे बर्बाद कर देगी। और वो एक रिपोर्ट थी। इससे मुझे पता चला कि मेरी पत्नी ने अपना बच्चा ड्रॉप करवा दिया था। जब मैंने उससे बात की तो उसे गुस्सा आ गया। उसने कहा कि एक नहीं 3 बच्चे ड्रॉप कर चुकी हूँ, कर लो जो तुम्हें करना है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था कि तुमने मेरे बच्चे को जान से मार डाला। माँ नहीं बनना चाहती थी, तुम मुझे बता देती, लेकिन ये गुनाह क्यों किया तुमने। आज मेरे 3 बच्चे होते। उसने कहा कि 3 बच्चे होते और मैं पूरी तरह से ख़राब हो चुकी होती। मैं अपने आप को तुम्हारे बच्चों के लिए ख़राब नहीं करूँगी। मैंने कहा, तुम तो वाकई घर बसाने के काबिल नहीं थी। ना तो तुम अच्छी पत्नी हो, ना ही अच्छी औरत हो, और अच्छी माँ तो तुम बन ही नहीं सकती। वो मुझसे नाराज़ होकर चली गई। मुझे लगा वापस आ जाएगी, लेकिन उसने मुझ पर तलाक का केस कर दिया। मेरी ज़िंदगी के एक गलत फैसले ने मेरा सब कुछ ख़त्म कर दिया। मुझे वो वक्त अभी भी याद आता है जब मैं अपने घर में सुकून से रहता था। मेरी माँ मेरे लिए अच्छे अच्छे खाने बनाती थी। मैं अपनी हर बात उनसे करता था। मेरे बाबा भी मेरा साथ देते थे, लेकिन मेरा बाप भी दुनिया में ना रहा। मेरी माँ भी मुझसे नाराज़ होकर चली गई, और मेरी पत्नी ने मेरे साथ क्या किया। जब हम कहते हैं कि बड़ों को क्या पता, उन्होंने तो अपनी ज़िंदगी गुजार ली है, अभी हमारी ज़िंदगी के फैसले करने चले हैं, तो ये हमारी बहुत बड़ी गलती होती है। क्योंकि बड़ों को पता होता है कि कौन शख्स कैसा है और कितनी देर तक आपका साथ निभाएगा। मेरी माँ ने जब मेरी पत्नी को देखकर कहा था कि ये औरत ठीक नहीं है, तो उन्होंने ठीक कहा था। उस वक्त मेरी अकल पर पर्दा पड़ गया था। मैं अपनी माँ के लिए दुआ करता हूँ और ऊपर वाले से माफ़ी मांगता हूँ। अगर आप अपने माँ बाप की इज़्ज़त करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, उनके साथ प्यार मोहब्बत के साथ पेश आते हैं, तो आपको इसका बदला इसी दुनिया में मिलेगा। अगर आप उनके साथ प्यार मोहब्बत से पेश नहीं आते हैं, उनकी इज़्ज़त, उनकी देखभाल नहीं करते हैं, उनका ख्याल नहीं करते, तो ये बात भूल जाए कि आपकी औलाद आपका ख्याल रखेगी, बल्कि आपकी औलाद आपको आपसे भी ज़्यादा जलील करेगी। मेरी तो ऊपर वाले से यही दुआ है कि आप अपने माँ बाप का ख्याल रखें। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।